वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, इसमें भी लगभग 5 पार्ट में बटा हुआ ये चैप्टर, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर 6 पार्ट में बटा हुआ था, जिसका 6 एपिसोड आ चुका है, 6 वीडियो हमने दे चुका है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति था और आज है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार हो, नए हो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके 9th हिस्ट्री का आप पिछला फर्स्ट चैप्टर का 6 एपिसोड जो 6 वीडियो हैं उसको देख ले, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 9th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है वो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और ज्योग्राफी पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। तो अब 9th क्लास का सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, 30% के आसपास बचा हुआ है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और बता दें, अगर आप नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 9th क्लास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगे तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर का जो 6 वीडियो है, 6 लेक्चर फ्रांसीसी क्रांति का, वो लिंक मैं 6 का 6 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। तो देर नहीं करते हुए, टाइम का बचत करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका फर्स्ट एपिसोड जो फर्स्ट चैप्टर है, सामाजिक परिवर्तन का युग। यूरोप के बारे में पढ़ना है, समाजवाद के बारे में पढ़ना है, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी आप कमेंट सेक्शन में बता देना है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण यूरोप में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो गया था, क्योंकि फ्रांस से बहुत सारे संगठन, बहुत सारी समाज, बहुत सारे समूह इंस्पायर होकर अपने यहाँ भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिए थे और गंदी राजनीति को समाप्त करना शुरू कर दिए थे। सत्तासीन जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे उनको हटाना स्टार्ट कर दी थी। यूरोप की जनता, वहाँ भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो गया था फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो आपको मेंशन करना है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट। यूरोप के लगभग सभी लोग समाज में परिवर्तन चाहते थे। जितने भी यूरोप के लोग थे, सभी का मन था कि अभी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है यूरोप की, उसमें चेंजिंग होनी चाहिए, जिसमें सबकी अपनी अपनी राय, विचार और मान्यता थी। तो इसमें भिन्न भिन्न तरीका के समाज थे, समूह थे, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए, इसमें कुछ उदारवादी समाज थी, या समूह बोल सकते हो या समाज बोल सकते हो आप। उदारवादी थी, रूढ़िवादी थी और कुछ रेडिकल थे। तो आप पूछोगे उदारवादी के क्या विचारधारा थे, क्या मान्यता थे, और रूढ़िवादी के क्या मान्यता विचारधारा थे, रेडिकल के क्या थे। तो इन सभी को एक एक करके हम बता रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज, सिंपल शब्द में हमें पढ़ाना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में सेटअप हो। क्योंकि आप कहानी की तरह सुनेंगे, आराम से एक बार सुन लीजिए पूरा, उसके बाद सेकेंड टाइम देखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 8th के बाद मैं अपने जीवन में भी ऐसा ही किया था। जो भी वीडियो देखता था हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का, फर्स्ट टाइम देख लेता था, सेकेंड टाइम मैं देख के उसको लिखता था। इससे क्या होता था, पूरी तरीक़ा से वो हमारे माइंड में कॉपी हो जाती है और हम जो बोल रहे हैं आप उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो और थोड़ा अपना लैंग्वेज जोड़ने की कोशिश करो। वैसे तो सिंपल लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज मिलता ही होगा, तो दोनों का लैंग्वेज मिलता है, तो सेम ही लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में यूज़ ज़्यादा कम करता हूँ। चलो, उदारवादी का क्या मानना था। ऐसे राष्ट्र ये चाहते थे, ऐसी राष्ट्र हो जिसमें अनेक प्रकार के धर्म हैं, सभी प्रकार के धर्म को एक समान सम्मान मिले। ठीक है, और यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रभुत्व था, जिससे इनको प्रॉब्लम हुई थी। इनका तो मानना था ऐसा राष्ट्र हो जिसमें जितने भी धर्म हैं सबको एक समान सम्मान मिले, लेकिन यहाँ ईसाई धर्म का प्रभुत्व देखा जा रहा था।
और भी पॉइंट बताएंगे, अभी सिंगल सिंगल पॉइंट में तीनों को बता देते हैं। रूढ़िवादी का क्या मान्यता था वो देखेंगे। यह उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ था। रेडिकल पहले बता देते, इसके बाद मैंने उल्टा लिख दिया है, रेडिकल और रूढ़िवादी। रेडिकल का ये एक्सचेंज जो चाहती थी बहुत फास्ट चाहती थी, पूर्ण परिवर्तन चाहती थी और बहुत जल्दी एकदम एक्टिव वे में, ठीक है। तो रूढ़िवादी जो थे, उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ थे। ये समाज में धीरे धीरे परिवर्तन चाहती थी रूढ़िवादी, लेकिन जो रेडिकल थे यह समाज में तुरंत पूर्ण परिवर्तन चाहता था, ठीक है। एक ही बार ताश का पत्ता है उसको पलट दो, चेंज ला दो सारा, ये रेडिकल का सोच था। लेकिन बाद में रूढ़िवादी इन दिनों के खिलाफ तो थी, धीरे धीरे इनके सोच में ही परिवर्तन हुआ रेडिकल समाज रूढ़िवादी समाज समूह में, और इनको भी लग गया कि हमारे समाज में परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवादी जो थे, जो उदारवादी समूह थे, उदारवादी समूह ये भी कहते थे कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार है उनको किसी तरह का ऐसा अधिकार ना हो जिससे आम जनता के अधिकारों में कटौती किया जाए और अधिकार किसी भी जनता की हनन हो, ठीक है। लेकिन उदारवादी समाज इतना चाहती थी, लेकिन उसके बाद ये लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि ये सार्वभौमिक मताधिकार जो होता है उनके विरोध था, इसके पक्ष में वो नहीं था। उदारवादी समाज सब कुछ ठीक था इसका, लेकिन एक चीज स्टेप सही नहीं था, जो ये सार्वभौमिक मताधिकार का विरोध करता था। ये नहीं चाहता था कि सार्वभौमिक मताधिकार हो, ये चाहता था जो पूंजीपति वर्ग हैं वही मताधिकार करें, ठीक है। लेकिन रेडिकल समाज के लोग सरकार के पास पक्ष में था, सरकार बने एक ऐसी सरकार जिसमें बहुमत की सरकार बने, जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ऐसी सरकार बनाओ जो देश की आबादी, जैसे हमारे इंडिया में होता है समर्थन के बाद, बहुमत समर्थन के बाद सरकार बनती है, ये रेडिकल ऐसा ही चाहता था। लेकिन उदारवादी चाहता था हम पूंजीपति वर्ग इलेक्शन करेंगे, मताधिकार मत देंगे, उसके बाद सरकार बनेगी। ये सभी को मत देने के फेवर में नहीं था कौन? उदारवादी। लेकिन रेडिकल वहीं पे वो चाहता था आबादी जो भी है देश की है उसके बहुमत के समर्थन पर आधारित ऐसी सरकार बने, ठीक है। सबका अपना अपना सोच राय विचार आपको मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। आप एक जगह लिख सकते हो उदारवादी, रेडिकल, मैंने वहाँ तीनों को अलग अलग करके फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूँ। रेडिकल जो है महिला जो मताधिकार के लिए आंदोलन चल रहे थे उसको भी समर्थन किया, उसके समर्थक थे, और विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये ऐसे विशेषाधिकार के खिलाफ थे जो जन्मजात मिलते हैं, ठीक है, जो कास्ट बेसिस हो, ठीक है, ऐसे विशेषाधिकार के खिलाफ थे ये। हाँ, लेकिन महिलाओं के लिए विशेषाधिकार हो, विकलांगों के लिए हो, जो वृद्ध है उनके लिए हो, उसके फेवर में रेडिकल था। विशेषाधिकार कहे तो जो संपूर्ण है, पहले से ही सभी भरा पूरा है, फिर भी वो अपने जन्मजात के हिसाब से वो अपना सत्तासीन होते जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपको बस कमेंट्स में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें खुशी मिलती है, और मैं इससे ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद आपके बुक में दिख रहा होगा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको बता दें जो राजनीतिक रुझान था इस समय यूरोप में, वो नए युग का एक घोतक था, ठीक है। इसी दौरान गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव बहुत सारे हुए। तो इसमें धीरे धीरे हम देखेंगे क्या बदलाव हुए, क्या आर्थिक बदलाव हुए, क्या सामाजिक बदलाव हुए, किस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यूरोप में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा औद्योगिक क्रांति के समय। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में, उस समय यूरोप के बड़े बड़े एवं नए शहर एवं नए औद्योगिक क्षेत्र तथा रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा था। अब ये सब चीज़ का विकास होगा तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि अगर शहर बस रही है तो यहाँ पे कचरा फैलना शुरू हो गया होगा, आवास बनेगा, साफ सफाई पे कम ध्यान दिया जाएगा। वो सब मुश्किल हो जाती है जब शहर ज़्यादा डेवलप करने लगता है। अगर शहर में अगर जो सरकार है वो अच्छी है, जनता के प्रति जवाबदेही है, तो वहाँ साफ सफाई रखा जा सकता है। लेकिन इस समय ऐसी स्थिति थी जो नहीं किया सकता था, मुश्किल था साफ सफाई रखना
शहर विकसित होने के पश्चात भी। ठीक है। औद्योगिकरण से महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को कारखानों में काम मिला। अब देखो यहाँ बच्चों भी है, ये आप देख सकते हो किस तरह वहां पे बेरोजगारी थी जो बच्चों को भी लगाया जाता था, परंतु बेरोजगारी की अवस्था समान बनी रही। अब कहोगे औद्योगिकरण से वहां के कारखानों में काम भी मिली, बेरोजगारी भी बना रहा, ये क्या सिस्टम चल रहा है भाई? तो कहने का मतलब है रोजगार तो मिला लेकिन उतना रुपये नहीं मिल पाता था जितने वो अपने घर की खर्चा चला सकते थे, तो इसको बेरोजगार ही कहेंगे। ठीक है। रोजगार का मतलब है कि हम अपना पालन पोषण भरण पोषण कर सके, वो रोजगार हुआ। ठीक है। लोग कम से कम समय में अधिक काम करने के लिए व्यवस्थित थे। वहां प्रेशर दिया जाता है, इतना आपको इतना काम करना है, इतना टाइम में इतना काम करना है, तब इतना फीस मिलेगा, इतना, फिर भी वेतन बहुत कम था। शहर तेजी से बसते और विशाल होते जा रहा था, इसीलिए साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल जो दो ग्रुप थे, इनका थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं दोनों का व्यू और लक्ष्य और मिलता जुलता था। रेडिकल इन समस्याओं का हल या निवारण खोज रहे थे, किसकी? ताकि शहर को साफ सफाई रखा जाए। ठीक है, इन सभी चीजों की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रेडिकल और उदारवादी के पास भी काफी संपत्ति थी, उनके पास ऐसा नहीं है कि संपत्ति नहीं था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दिया। किन्होंने? रेडिकल और उदारवादियों ने। उन्होंने व्यापार एवं औद्योगिक व्यवस्था से धन इकट्ठा किया। इन्होंने कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त करके ये धन इकट्ठा नहीं किए थे। इन्होंने मेहनत किया, श्रम किया और व्यापार और औद्योगिक व्यवस्था को ठीक करके अपने आप को आगे बढ़ाया और धन इकट्ठा किया था। इन्होंने रेडिकल और उदारवादी के जो कुछ ऐसे समूह थे जो काफी संपत्ति उनके पास था, उनकी बात हो रही है। ये जन्मजात मिलने वाले अधिकार के विरोध थे। ये दोनों जो ग्रुप है, रेडिकल समाज समूह कह सकते हो या उदारवादी समाज या समूह, ये जन्मजात जन्म होते ही जो अधिकार मिल जाती है, तो इसके विरोध में ये था, ये दोनों ग्रुप। उदारवादी और रेडिकल व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे, परंतु इनका अलग तरह से मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास किया जाए। ठीक है, सर्वदया और उद्यमशीलता में इनका पूर्ण विश्वास था कि अगर लोग अपनी मेहनत, बल एवं शक्ति से माइंड का यूज करके अगर व्यापार करते हैं, व्यापार में बढ़ा देते हैं, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने जन्मजात ऐसा नहीं है हमारे फादर व्यापारी थे तो हमें भी उसी गद्दी पे बैठा दिया जाए, हम शासक थे तो उसी पे बैठा दिया जाए, इसके विरोध थे उदारवादी। इनका कहना था कि मेहनत करो और फल पाओ। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार सत्ता में थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो है कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे कि अब क्रांति कर दिया जाए। जो सत्तासीन सरकार थी वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी, तो कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल जो आंदोलनकारी थे वो क्रांति के पक्ष में था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में समाजवाद यूरोप में जाना माना विचार बन गया। अब समाजवाद की बात हो रहा है, उदारवादी गया, रेडिकल गया, रूढ़िवादी गया, अब समाजवाद की बात हो रहा है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध था। समाजवादी का मानना था कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के वजह पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। इनका यह मानना था कि संपत्ति कोई है तो उस पर पूरे समाज का स्वामित्व होना चाहिए, ना कि किसी एक का। अगर पूरे समाज का स्वामित्व उस पर होगा तो हम पूरी तरह से समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर जा सकते हैं और इस पे ध्यान देते हुए अच्छा कंडीशन हम यहाँ पे हमारे समाज पे ला सकते हैं। अगर संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार हो तो, अगर किसी एक आदमी का होता है तो उसके पीछे उन्होंने अपने स्वार्थ छुपाकर वो ज़्यादा अपना बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। वो कौन कौन थे, कहाँ के थे, इसके बारे में बस थोड़ा जान लेते हैं।
एक थे उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के, और लुई ब्लॉन्क ये फ्रांस के थे। अब चलते हैं कोऑपरेटिव के बारे में समझते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव क्या होता है इसे दिखाने से पहले मैं समझा देता हूँ कोऑपरेटिव होता क्या है। कोऑपरेटिव जो है एक ऐसा लोग का समूह है, ठीक है, जो आपस में मिलकर कोई काम करता है या चीज़ बनाता है, उत्पत्ति करता है किसी चीज़ का, और जो बेचने के बाद आयात निर्यात जो होता है वो करने के बाद जो मुनाफा होता है वो जितने सदस्य हैं उनके द्वारा किया गया जो काम किया गया था जिस हिसाब से, उस हिसाब से इनको मुनाफे में आपस में बांट दिया जाता था। ये एक कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव समूह है, सामूहिक उद्यम है, ठीक है। इसमें किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो जैसा काम करते थे उसके मेहनत, उसके लगन, उसके काम करने की क्षमता के हिसाब से उनको मुनाफे में से बांट दिया जाता था, ठीक है। अब थोड़ा कार्ल मार्क्स के बारे में बात करेंगे। इनका क्या विचार था? कार्ल मार्क्स इनका क्या विचार था कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है, यानी औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है जो कि मजदूर का शोषण करता है। इनका डायरेक्ट कहना था कि जो औद्योगिक समाज है, जो निम्न क्लास के लोग हैं जो उनके उद्योग में काम करते हैं, जिनके कारण उनका मुनाफा होता है, वो अपना भरण पोषण करते हैं, उनका वो शोषण करते हैं, सही तरीके से काम नहीं देते हैं, सही तरीके से टाइम टेबल नहीं है, सही तरीके से उचित उनका मजदूरी नहीं है, तो वो शोषण करते हैं औद्योगिक समाज जो पूंजीवादी समाज से, तथा अपने लिए मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा करते हैं। आपको मैंने बता दिया है। और भी मार्क्स का विश्वास था कि मजदूरों को खुद को पूंजीवादी समाज से मुक्त कर एक अलग तरह का समाज बनाए। इनका ये मानना था कि पूंजीवादी से अलग हो जाओ और एक ऐसा समाज बनाओ, मजदूर को कह रहे थे, जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज के स्वामित्व में हो ताकि आप अच्छे से विकास कर सकें, ठीक है। इनका ये मानना था, इनका ये विश्वास था, ये मजदूरों को इस तरह से सजेस्ट करते थे। समाजवाद के लिए समर्थन, इसमें थोड़ा लास्ट ही टॉपिक है, इसमें 2-4-5 पॉइंट पढ़ने हैं बस, इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, तो देख लेते हैं। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना लिया। इसमें बहुत सारे संस्था संगठन ही के बारे में पढ़ना है, बस 1 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंटों में मुश्किल से पढ़ लो, ठीक है। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल, याद रखना है कि समाजवादियों ने किस तरह का रूसी क्रांति के समय किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाता है, कौन नाम क्या था? द्वितीय इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए वो भी एक संगठन बनाना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर वर्ग थे वो अपने जीवन, दैनिक दिनचर्या उनकी जो नहीं चल रही थी और वहाँ पे जो कार्य स्थिति थी उनमें सुधार लाने के लिए संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया था। उनको लग रहा था कि संगठन बनाने से सरकार पे इफेक्ट पड़ती है, तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। संगठनों ने कोष स्थापित की और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जो संगठन बनाए गए थे उन्होंने काम के जो घंटे थे उनमें कमी करवाने की कोशिश करी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और ये कोष किसके लिए संबंधित है? आपको बता दें कि संकट के समय अपने सदस्य जो हैं, उनके जो सदस्य थे, उनको मदद पहुंचाने के लिए संगठन में कोष जमा शुरू करते हैं। कोष यानी इसका मतलब रिलेशन आई थिंक मनी से होगा। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक, देख रहे हो आप, बहुत सारे पार्टी बन रहे हैं यहाँ। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी भी बनी, समाजवादियों ने एक द्वितीय इंटरनेशनल बनाया। अब जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो संगठन छोटे छोटे इंग्लैंड और जर्मनी में बनाया गया था, ठीक है, काफ़ी गहरी इन दोनों में रिश्ते थी और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद क्या करते थे, संगठन, ठीक है। और 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों ने ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी का स्थापना किया। उन्होंने 1905 में लेबर पार्टी, क्वेश्चन पूछ सकता है, लेबर पार्टी का स्थापना ब्रिटेन में हुआ था और वहाँ के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने 1905 में बनाया था। और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक है और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी बनता है और ये सब अपने सत्ता के लिए करते हैं, अपनी स्थिति सुधारने के लिए, अपने समाज में स्थिति सुधारने के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन और पार्टी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। लेकिन 1914 तक क्या होता है, समाजवादी जो होते हैं कहीं भी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, ठीक है।
और जो रूढ़िवादी होते हैं, उदारवादी होते हैं, रेडिकल होते हैं, उन्हीं का दबदबा बना रहता है 1914 तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो रही होगी। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगले एपिसोड के साथ, इसी चैप्टर का सेकेंड एपिसोड जिसका नाम है रूसी क्रांति। अब रियली में रूसी क्रांति पे हम लोग जाएंगे। इस समय हम लोग समाज की स्थिति ही देख रहे थे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।